कैबिनेट ने जो नेशनल ग्रीन कॉरिडोर है उसके दूसरे चरण को भी मंजूरी दी है। लद्दाख में एक बड़े रिन्यूएबल प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा और श्रीकांत जी जो कि सीएमडी हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के, एक्सक्लूसिव हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, बहुत बधाई आपको। कैबिनेट में आपने अप्रूवल के लिए भेजा और आज उसको मंजूरी मिल गई है। किस तरह से आपका प्लान है सर इस 13 गीगावाट जो परियोजना है लद्दाख में, उसको अपने ग्रिड के साथ जोड़ने का, खासतौर पर जो काफी मुश्किल हो सकता था बाकी इकोसिस्टम के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज का कैबिनेट का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है और भारत का जो RE टारगेट्स मीट करने के लिए ये एक अहम प्रयास है। और जैसे आप जानते हैं लद्दाख क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी का काफ़ी पोटेंशियल है, उसे टैप करने के लिए ये ट्रांसमिशन कॉरिडोर की आवश्यकता है। और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स का टाइमलाइंस कम होते हैं ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के तुलने में, तो इसीलिए पहले ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट टेकअप किया जाएगा ताकि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट डेवलपर्स को एक विजिबिलिटी मिल जाए। तो उसी प्रयास में आज ये जो ट्रांसमिशन कॉरिडोर का अप्रूवल हुआ है, ये 5 गीगावाट क्षमता का ट्रांसमिशन कॉरिडोर है और अत्याधुनिक वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग 478 किलोमीटर का HVDC सिस्टम होगा जो पैंग से कैथल हरियाणा तक इसे लिया जाएगा बिजली को, जो पैंग में जनरेट होगा। और इस ट्रांसमिशन सिस्टम का ये खासियत है कि इसका जो एक HVDC टर्मिनल है वो पैंग लद्दाख में बनाया जाएगा, जहां का अल्टीट्यूड लगभग 5700 मीटर और वहाँ बहुत ठंड है, -45 तक टेम्परेचर गिरते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है वहाँ का इस स्कीम के लिए। मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट इतना चैलेंजिंग था कि पावर ग्रिड के अलावा शायद सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था कि कोई और इसे एग्जीक्यूट कर पाए, और इसलिए आप पर यह भरोसा जताया गया। अब ये जो अलग जो फंड है सर केंद्र सरकार के अलावा, वो आप कहां से लेकर के आएंगे, उसके क्या प्लान्स हैं, और क्या हम इसमें वाकई नई तकनीक का इस्तेमाल करें, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में ये एग्जीक्यूशन होने जा रहा है? जी देखिए, not only in India, Power Grid is the leading transmission utility in the world, globally also. आज हम 1,75,000 सर्किट किलोमीटर से ज़्यादा ट्रांसमिशन सिस्टम को बनाए देश को, और 1 नेशन 1 ग्रिड 1 फ्रीक्वेंसी अचीव करने में काफ़ी कामयाब रहे। तो इस प्रोजेक्ट के लिए जैसे आपने कहा था 40% सेंट्रल सब्सिडी मिल रही है हमें, और बाकी 60% विच विल बी रफली 13,000 करोड़ हम इक्विटी और डेट के जरिए अरेंज करेंगे। पावर ग्रिड का बैलेंस शीट एक बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट है, हमारा क्रेडिट रेटिंग्स बहुत स्ट्रांग है, तो डोमेस्टिक फंड्स या इंटरनेशनल फंड्स हमें मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस में डेट मिलेगा। जहाँ तक इंटरनल रिसोर्सेज की सवाल है, हमारे पास सफिशिएंट इंटरनल रिसोर्सेज एक्यूमुलेशन है जो हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो फंड रेजिंग में तो बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, हमारे कोई समस्या नहीं है जी। Day 1 से हम फाइनेंशियली इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। अब सर, ये आपने जो 1 नेशन 1 ग्रिड की बात की थी, शायद आप इसको इंटरस्टेट ग्रिड के साथ भी कनेक्ट करेंगे। लद्दाख में जम्मू कश्मीर को भी फायदा होगा, लद्दाख को भी फायदा होगा, और उसके बाद में आप हरियाणा में इसे नेशनल ग्रिड से जोड़ेंगे। क्या फर्क पड़ेगा ट्रांसमिशन में? क्या कॉस्ट पे कुछ इंपैक्ट आएगा? थोड़ा सा अगर आप भविष्य बता पाएं, 2030 में जब ये बन के तैयार होगा तो पावर इकोनॉमी या पावर इकोसिस्टम पे क्या इंपैक्ट डालेगा? देखिए, जो लद्दाख में जनरेशन होगा वहाँ तो इतना कंजम्पशन होगा नहीं, क्योंकि वहाँ का डिमांड जो है लेस देन 100 मेगावाट्स है। ओके। और तो जो जनरेशन हम करेंगे वहाँ पे उसे नेशनल ग्रिड में लाके और डिमांड सेंटर्स तक पहुँचाना है, तो इसीलिए ये कॉरिडोर बनेगा। और इस कॉरिडोर को जम्मू कश्मीर से लद्दाख already there is a transmission system called Srinagar Leh Transmission System, जिसको भी पावर ग्रिड ने ही बनाया है। तो
और इसको इस ट्रांसमिशन जो अभी प्रपोज्ड आरई सिस्टम का है उसको भी उस SLTS के साथ जोड़ दिया जाएगा और मजबूत बनाया जाएगा। जितने ज्यादा इंटरकनेक्शंस होंगे उतना ग्रिड मजबूत रहेगा। तो इसीलिए ये एक इस परियोजना का पार्ट है कि there will be interconnection with Kashmir also, there will be interconnection to the national grid. Kashmir is also part of the national grid. This will also come connected to the grid again at Kaithal. Major part of the power will flow to Kaithal and then will get distributed down below to UP and other states. ओके तो सर ये जो रिन्यूएबल्स का मिक्स है शायद जो हमारी ट्रेडिशनल थर्मल पावर से हम जो ट्रांसमिशन करते हैं उसमें क्या कोई तकनीकी दिक्कत आती है या फिर वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर ली गई है और इससे जो एनर्जी मिक्स होगा हमारा और भी ज़्यादा मजबूत होगा, वो थोड़ा सा समझाएं सर। आरई का जो ट्रांसमिशन मिक्स है ग्रिड के साथ। देखिए आरई जनरेशन has two major characteristics, intermittency और variability। जैसे कि अगर मान लीजिए अचानक एक बहुत बड़ा बादल आ गया तो सोलर जनरेशन एकदम जीरो हो जाता है, या बहुत घट जाता है, या हवा सडनली रुक गया तो विंडमिल रुक जाता है। तो ये थर्मल पावर प्लांट में इस तरह का नहीं होता है। आप कोल जलाते रहिए और जनरेट एक कांस्टेंट पेस में कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह का अचानक रुकावट होने का संभावना थर्मल में नहीं है, बल्कि रिन्यूएबल्स में ये एक उसका नेचर है। तो इसको इंटीग्रेट करने में अपना ग्रिड में कुछ कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो सडनली अगर मान लीजिए जनरेशन कम हो गया तो कैसे ग्रिड को संभाला जाए। तो उसके लिए कुछ इक्विपमेंट जैसे स्टैटकॉम है, या ग्रिड को जितने ज्यादा जगह से और जितना बड़ा लार्ज किया जाएगा जहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उतना वो शॉक्स को एब्जॉर्ब करने का क्षमता उसका बढ़ती है। तो यही एक डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन का। ये सबसे बड़ा चुनौती है आरई को ग्रिड में जोड़ने के लिए। और वो जो सर जी प्लीज कंटिन्यू सर। तो उस तरह का आरई को इंटीग्रेट करने के लिए बल्कि एक प्लान बनी हुई है सीईए के और हमारे सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी दोनों मिलकर एक प्लान आरई 500 गीगावाट्स इनटू द ग्रिड बाय 2030। तो उसके लिए डिफरेंट ट्रांसमिशन सिस्टम्स कैसे बननी है, कहाँ कहाँ स्टैटकॉम्स लगनी है, ये तमाम चीज़ों का एक प्रणाली बनी हुई है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ताकि आरई इंटीग्रेशन एक स्मूथ तरीके से हो पाए। और सर जो आपका इंट्रा स्टेट प्रोजेक्ट चल रहा है गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और जो दूसरे राज्यों में, उसकी क्या स्थिति है? और वन नेशन वन ग्रिड जो हमने लक्ष्य रखा था उसमें क्या हम कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या हम 100% कर चुके हैं या अभी काम और भी करना बाकी है सर? मैं आपका सेकंड सवाल का पहला आंसर देता हूँ। वन नेशन वन ग्रिड तो बन चुकी है और देश के सारे कोने नेशनल ग्रिड के साथ जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग लद्दाख ऑल्सो। ओके। सो एनीवेयर आज की तारीख में इंटर रीजनल पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है लगभग 1,12 गीगावाट का है क्षमता। तो अगर जरूरत हुई तो नॉर्दर्न रीजन से सदर्न रीजन या सदर्न से वेस्टर्न, वेस्टर्न से सदर्न, किसी भी जगह से पावर आसानी से फ्लो हो सकता है। और हमारा कई इंटरस्टेट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इन प्रोग्रेस इन गुजरात, इन कर्नाटका, इन राजस्थान पर्टिकुलरली फॉर आरई इंटीग्रेशन एंड दे आर ऑल गोइंग वेल। इंट्रा स्टेट में हम लोग प्रोजेक्ट्स कमीशन कर चुके हैं। आज के तारीख में एक इंट्रा स्टेट प्रोजेक्ट मेनली चल रही है यूपी में, वो भी अभी एट द लास्ट फेज ऑफ कंप्लीशन। फाइनल कमेंट केशकांत सर, एम्प्लॉयमेंट पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने की उम्मीद है खासतौर पर लद्दाख रीजन में? लद्दाख रीजन में इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, मोस्टली फ्रॉम द जनरेशन साइड एज वेल एज देयर विल बी जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए ये जो ट्रांसमिशन कॉरिडोर है ये 13 गीगावाट जनरेशन क्षमता को सपोर्ट कर सकता है, 9 गीगावाट का सोलर और 4 गीगावाट का विंड जनरेशन को। तो जब इतने सारे इन्वेस्टमेंट होगा और इतने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ होगा तो जरूर वहाँ का एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगा एंड इट विल बेनिफिट द पीपल।
के श्रीकांत साहब, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, एक्सक्लूसिव इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैबिनेट के बड़े फैसले में हमने आज चर्चा की कि जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का दूसरा चरण है उससे क्या फायदा होगा। आपने बहुत ही विस्तार से इस चर्चा को सुना और उससे पहले चरण में किसानों को क्या फायदा होगा, खासतौर पर एमएसपी बढ़ने से और त्योहारी सीजन में कैसे उनको एक बड़ा तोहफा मिला है। साथ ही साथ केंद्रीय कर्मचारियों और रेलवे के कर्मचारियों को बोनस का तोहफा भी मिला है कैबिनेट से। तो फिलहाल आज इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।